Hello, future researchers. Welcome back to the second part of CSI Net December 2025 PYQ सीरीज। पिछले पार्ट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और इस पार्ट में हम अपना डिस्कशन वहीं से आगे बढ़ाएंगे। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मेरे जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक 133 के एक्सपीरियंस से मैं आपको सिर्फ आंसर नहीं बताऊं बल्कि एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना सिखाऊं। तो चलिए बिना किसी डिले के सीधा आज के अपने पहले क्वेश्चन पर फोकस करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन यूनिट 6 यानी प्लांट फिजियोलॉजी से लिया गया है और स्पेसिफिकली ये प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी का कोर टॉपिक है। एबायोटिक स्ट्रेस कॉज्ड बाय वाटर लॉगिंग और ऑक्सीजन डिप्रीवेशन। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिक प्री ट्रीटमेंट एंड एक्लिमिनेशन ऑन सर्वाइवल ऑफ प्लांट अंडर एनोक्सिया। इस क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए आपको तीन कीवर्ड समझने होंगे। हाइपोक्सिक यानी ऑक्सीजन की कमी, एक्लिनेमेशन यानी उस स्ट्रेस की आदत डालना या अडेप्ट होना, और एनोक्सिया यानी कंप्लीटली जीरो ऑक्सीजन कंडीशन। कॉन्सेप्चुअली होता यह है कि जब मिट्टी में पानी भर जाता है यानी कि वाटर लॉगिंग हो जाती है तो रूट्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। ऐसे में रूट्स एरोबिक रेस्पिरेशन छोड़कर फर्मेंटेशन पर शिफ्ट हो जाती है। सबसे पहले लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है जिसकी वजह से सेल के अंदर लैक्टेट जमा हो जाता है। लैक्टिक एक एसिड है तो सेल का इंटरनल पीएच ड्रॉप होने लगता है जिसे हम साइटोप्लाज्मिक एसिडोसिस कहते हैं। अगर ये एसिड बाहर नहीं निकलेगा तो प्लांट सेल डेड हो जाएगी। हाइपोक्सिक प्री ट्रीटमेंट प्लांट को ट्रेन करता है कि वो इस टॉक्सिक लेक्टेट को सेल से बाहर फेंकना सीख ले ताकि जब कंप्लीटली ऑक्सीजन खत्म हो जाए यानी एनॉक्सिक कंडीशन आ जाए तो वो नेचुरली सरवाइव कर सके। चलिए आइए अब ओपन ऑप्शंस को एक एक करके रेशनली एनालाइज करते हैं। ऑप्शन वन कहता है प्रिवेंशन ऑफ इथेनॉल फर्मेंटेशन। ये सिग्निफिकेंटली इनकरेक्ट है। हाइपोक्सिया के अंडर जब साइटोप्लाज्मिक एसिडिक हो जाता है तो प्लांट एक्चुअली लैक्टेट प्रोडक्शन से शिफ्ट होकर इथेनॉल फर्मेंटेशन करने लगता है ताकि सेल और ज्यादा एसिडिक ना हो। तो इथेनॉल फर्मेंटेशन को प्रिवेंट करना सर्वाइवल स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। अब आते हैं ऑप्शन थ्री पर, प्रिवेंशन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टेट कन्वर्जन। ग्लाइकोलिसिस के बाद एनारोबिक कंडीशन में पायरुवेट डायरेक्टली लैक्टेट में कन्वर्ट होता ही है। ये एक नेचुरली अर्ली रिस्पॉन्स है एनएडी प्लस को रीजनरेट करने के लिए। इस इनिशियल कन्वर्जन को कंप्लीटली रोकना प्लांट के लिए फिजिबल बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन फोर की, प्रिवेंशन ऑफ इथेनॉल डिफ्यूजन। इथेनॉल एक अनचार्ज लिपिड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल है जो इजीली सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर बाहर निकल जाता है। इस डिफ्यूजन को रोकना प्लांट के लिए उतना ही टॉक्सिक होगा क्योंकि इथेनॉल अंदर जमा होने लगेगा। तो ऑप्शन थ्री भी हमारे लिए रॉन्ग है। ऑप्शन टू, इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ रूट फॉर लैक्टेट इफ्लक्स। ये स्टेटमेंट हमारा कोर कॉन्सेप्ट से 100% अलाइन करता है। इफ्लक्स का मतलब है सेल से बाहर निकलना। हाइपोक्सिक एक्युमुलेशन के दौरान प्लांट रूट अपने ट्रांसपोर्टर की कैपेसिटी बढ़ा लेती है ताकि वो टॉक्सिक लैक्टेट को एफिशिएंटली सेल से बाहर यानी इफ्लक्स पंप कर सके और साइटोप्लाज्मिक एसिडोसिस के से बच सके। यानी इनकी प्राइमरी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी होती है ये। इस लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर हम क्लियरली ऑप्शन टू को करेक्ट करते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन के सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट पर। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं। जैसे ही एस्पिरेंट वर्ड एनोक्सिया देखते हैं उनके दिमाग में सबसे पहला वर्ड आता है इथेनॉल, क्योंकि हमने जनरल बायोलॉजी में हमेशा पढ़ा है कि प्लांट एरोबिक कंडीशन एनोरोबिक कंडीशन में अल्कोहल बनाते हैं। एग्जामिनर इस ह्यूमन फिजियोलॉजी को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए उसने इंटेंशनली इथेनॉल फर्मेंटेशन वर्ड को ऑप्शन वन में रखा ताकि आप प्रेशर में आकर पहले ऑप्शन देखे, उसे रिलेट करे और जल्दी में गलत टिक करके आगे बढ़ जाए। उन्होंने आपको लैक्टेट इफ्लक्स तक आने ही नहीं दिया। यही ट्रैप होता है। हमेशा याद रखिए, एग्जामिनर आपके जो रिफ्लेक्सेस के साथ खेलता है। आपको चारों ऑप्शन पेशेंटली इवेल्युएट करने हैं और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रहना है। चलिए इस डीप एनालिसिस के बाद अब स्मूथली हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन यूनिट वन यानी बायोकेमिस्ट्री से लिया गया है
और स्पेसिफिकली ये स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री और मेटाबॉलिक पाथवे के इंटरेक्शन को टेस्ट करता है। ये रेड ब्लड सेल मेटाबॉलिज्म का एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। इस बायोकेमिकल रिएक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। क्वेश्चन डायरेक्टली स्ट्रक्चर देकर पूछ रहा है कि रिएक्शन को कौन सा एंजाइम कैटालाइज करता है। अगर आप लेफ्ट साइड वाला स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें दो फॉस्फेट ग्रुप, एक कार्बन 1 पर जो एनहाइड्राइड बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और दूसरा कार्बन 3 पर। ये मॉलिक्यूल है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट यानी 13-BPG, जो ग्लाइकोलिसिस का एक इंटरमीडिएट है। अब राइट साइड वाले प्रोडक्ट स्ट्रक्चर को देखें। यहाँ एक फॉस्फेट ग्रुप कार्बन 1 से शिफ्ट होकर कार्बन 2 पर आ गया है, जबकि कार्बन 3 वाला जो फॉस्फेट है वो अपनी जगह पर ही है। तो नया मॉलिक्यूल बन गया है 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। कॉन्सेप्चुअली जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप जैसे कि फॉस्फेट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट होता है, तो उस इंटरमोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट को कैटालाइज करने वाला एंजाइम को हम म्यूटेस कहते हैं। ये स्पेसिफिक रिएक्शन आरबीसी में लुब्रिन रेपोपोर्ट पाथवे का हिस्सा है। 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट एक बहुत क्रूशियल मॉलिक्यूल है जो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके उसकी ऑक्सीजन एफिनिटी को कम करता है ताकि टिश्यू को इजीली ऑक्सीजन डिलीवर हो सके। आइए अब ऑप्शन को साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं। ऑप्शन 1 है फॉस्फोइनोल पायरुवेट म्यूटेस। ये एंजाइम पीईपी मेटाबॉलिज्म से रिलेट है, जहां ये सी कार्बन के फॉस्फेट बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जैसे फॉस्फेटेज की सिंथेसिस में। इसका हमारे दिए गए बीपीजी स्ट्रक्चर से कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन 2 फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। ये ग्लाइकोलिसिस का एक बहुत ही स्टैंडर्ड एंजाइम है। ये भी 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट पर एक्ट करता है, लेकिन वहाँ ये कार्बन 1 के फॉस्फेट ग्रुप को एडीपी को ट्रांसफर करके एटीपी और 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। दिए गए रिएक्शन में एटीपी सिंथेसिस नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो ये गलत है। ऑप्शन 3 पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस फॉस्फेटेज। ये एंजाइम पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स को डी डिफॉस्फोग्लिस डिफॉस्फोलाइरेट करके एक्टिव करता है। इसका इस बीपीजी कन्वर्जेशन से कोई डोर टू डोर तक का नाता नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन 4 पर, बिसफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। जैसा कि हमने कोर कॉन्सेप्ट में डिकोड किया, यहाँ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो रहा है 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, यानी एक इंटरनल म्यूटेशन या शिफ्ट हो रहा है। इस स्पेसिफिक फॉस्फोरेट ट्रांसफर ट्रांसफर को स्ट्रिक्टली यही एंजाइम कैटालाइज करता है। इसीलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। अब ध्यान दीजिए, एग्जाम हॉल में हाई प्रेशर में स्टूडेंट कहाँ फंस जाते हैं। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा ट्रैप है ऑप्शन 2 फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। एग्जामिनर जानता है कि जब आप ग्लाइकोलिसिस रटते हैं तो आपके माइंड में 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के बाद ऑटोमेटिकली फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम आता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड पाथवे से का स्टेप है। जैसे ही बच्चे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट का स्ट्रक्चर देखते हैं, वो बिना प्रोडक्ट देखे ऑप्शन 2 टिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ रिएक्शन नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस की तरह नहीं, बल्कि आरबीसी के स्पेसिफिक शंट पाथवे की तरफ जा रही है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि रिएक्शन में सबस्ट्रेट के साथ साथ प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर पर भी एक सेकेंड के लिए पॉज लेकर ध्यान दे। यही छोटी सी अलर्टनेस आपके मार्क्स बचा देगी। आइए अब स्मूथली अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सीधा यूनिट 12 यानी अप्लाइड बायोलॉजी और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से लिया गया है। प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसा टॉपिक है जहां सीएसआर हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट करता है, और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वही कर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। विच की फीचर्स बेस्ट डिफरेंशिएट्स सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस फ्रॉम ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर। इस क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए आपको इन दोनों टर्म्स का फंडामेंटल डिफरेंस पता होना चाहिए। प्लांट टिश्यू कल्चर में जब हम एक कैलस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल ग्रो करते हैं, तो उसे नया प्लांट रीजनरेट करने के दो मेन पाथवे होते हैं। पहला रास्ता है ऑर्गेनोजेनेसिस, जहां सेल मास से पहले एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनता है। या तो सिर्फ शूट बनेगी या फिर सिर्फ रूट बनेगी, क्योंकि एक टाइम पर एक ही डिस्टिंक्ट एक्सिस या पोल बनता है। इसे हम यूनिपोलर डेवलपमेंट कहते हैं।
दूसरा रास्ता है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। यहाँ एक नॉर्मल वेजिटेटिव सोमेटिक सेल स्ट्रिक्टली एक सीड के जाइगोटिक एम्ब्रियो की तरह डेवलपमेंट स्टेज फॉलो करने लगता है। और एक ट्रू एम्ब्रियो की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? उसके पास शुरुआत से ही दोनों डेवलपमेंट पोल्स प्रेजेंट होते हैं। ये तरफ एक तरफ शूट पोल और दूसरी तरफ रूट पोल। इस साइमल्टेनियस ड्यूल एक्सिस फॉर्मेशन को हम कहते हैं बाइपोलर स्ट्रक्चर। आइए अब इस सॉलिड फाउंडेशन के बेसिस पर ऑप्शन को रैशनली इवेल्युएट करते हैं। ऑप्शन वन कहता है कि सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोटिक एम्ब्रियोज से ओरिजिनेट होता है। ये कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी है। सोमेटिक वर्ड का लिटरली मतलब ही है नॉन जाइगोटिक या वेजिटेटिव सोमेटिक सेल, जैसे लीफ का या स्टेम की सेल। तो ये स्टेटमेंट बेसिक डेफिनेशन के ही खिलाफ है। अब बात करते हैं ऑप्शन थ्री की। क्लेम करता है कि सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में ग्रोथ रेगुलेटर्स की जरूरत होती है। ये पर्टिकुलरली और साइंटिफिकली इनकरेक्ट है। सोमेटिक एम्ब्रियोज को आर्टिफिशियली लैब में इंड्यूस करने के लिए हमें स्ट्रिक्टली स्पेसिफिक एक्सोनियस ऑक्सिन जैसे कि 2,4-D की बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्शन थ्री भी हमारे लिए रॉन्ग ऑप्शन है। अब बात करते हैं ऑप्शन फोर की। यह कहता है कि सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में वेस्कुलर कनेक्शन प्रेजेंट टिश्यू के साथ कॉन्टिन्यूस होता है। एक्चुअली बायोलॉजिकल रियलिटी इसका कंप्लीटली अपोजिट है। सोमेटिक एम्ब्रियोज पेरेंट्स टिश्यू से बहुत इजीली डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्राइमरी एक्सप्लेंट के साथ कोई वेस्कुलर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता। इसके रिवर्स और ऑर्गेनोजेनेसिस में बनने वाली शूट अपने पेरेंट कैलस के साथ स्ट्रॉन्गली वेस्कुलराइज और कनेक्शन कनेक्शन रखती है। तो ऑप्शन फोर भी हमारे लिए इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं ऑप्शन टू की। ये स्टेट करता है कि सोमेटिक एम्ब्रियोज बाइपोलर स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, शूट और रूट पोल्स दोनों के साथ, जबकि ऑर्गेनोजेनेसिस यूनिपोलर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। ये स्टेटमेंट हमारे कोर डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट से 100% अलाइन कर रहा है। यही इन दोनों रीजनरेशन पाथवे के बीच का सबसे डिफिनेटिव और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिफरेंस है। इस लॉजिक के हिसाब से और साइंटिफिक एलिगेशन के बाद हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन टू। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को फिजियोलॉजिकल ट्रैप कहाँ छुपा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ऑप्शन फोर के रूप में एक बहुत ही स्मार्ट ट्रैप सेट किया है। वेस्कुलर कनेक्शन की कॉन्टिन्यूटी एक ऐसी एडवांस डिटेल है जिसमें मैक्सिमम सीएसआर एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम के हाई प्रेशर इन्वायरमेंट में स्टूडेंट को लगता है कि एम्ब्रियो जैसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वो पेरेंट टिश्यू से डीपली कनेक्टेड ही होगा, और वो कॉन्फिडेंटली ऑप्शन फोर को मार्क कर देते हैं। एग्जामिनर डेलिबरेटली चाहता है कि आप ऐसी कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग डिटेल में उलझ जाए और जो सबसे बेसिक फंडामेंटल रूल बाइपोलर वर्सेस यूनिपोलर उसे कंप्लीटली ओवरटूक कर दे। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन को सॉल्यूशन स्टैंडर्ड बेसिस डेफिनेशन में अवेलेबल हो तो बिना स्ट्रॉन्ग रिकॉल के ओवर थिंकिंग करके कॉम्प्लेक्स ऑप्शन की तरफ शिफ्ट नहीं होना है। चलिए अब स्मूथली अपने अगले बायोकेमिकल कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। अब चलते हैं यूनिट वन यानी बायोकेमिस्ट्री के एक और बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन पर। कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में मोनोसेकेराइड का आइसोमेरिज्म एक ऐसा टॉपिक है जहां से हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशंस पर सवाल आते हैं। बस आपको उसकी टर्मिनोलॉजी को आपस में मिक्सअप नहीं हो करना है। यह क्वेश्चन डायरेक्टली एनोमर्स और एपिमर्स के बीच का टेक्निकल डिफरेंस टेस्ट कर रहा है। हमें एक ऐसी ऑप्शन चूज करनी है जो स्पेसिफिकली पहले एनोमर का पेयर बताए और फिर एपीमर का। इसलिए क्वेश्चन में लिखा गया वर्ड रिस्पेक्टिवली बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। कॉन्सेप्चुअली इन दोनों टर्म्स को बिल्कुल क्लियर करते हैं। एनोमर्स वो साइक्लिक शुगर होती है जो सिर्फ और सिर्फ अपने एनोमेरिक कार्बन यानी वो हाईली रिएक्टिव कार्बन जहां रिंग क्लोज होती है, जैसे आल्डोलेसिस में C1, पर कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करते हैं। इनकी ऐसी ओरिएंटेशन को हम अल्फा और बीटा फॉर्म्स के से डिनोट करते हैं। एपीमर्स ऑन द अदर हैंड वो स्ट्रियो आइसोमर होते हैं जो एक दूसरे से सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक किराल कार्बन पर डिफर करते हैं, एनोमेरिक कार्बन को छोड़कर, जैसे कि C2, C3 और C4 पोजीशन पर जो OH ग्रुप की राइट
या लेफ्ट ओरिएंटेशन का बदल जाना, ये एपीमर्स का फंडा है। आइए अब दिए गए चारों पेयर्स को इस प्योर फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एवेल्युएट करते हैं। पेयर ए में दिया गया है डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज। ग्लूकोज एक aldose शुगर यानी एल्डिहाइड ग्रुप है और फ्रुक्टोज एक कीटोज शुगर मतलब कीटोन ग्रुप है। ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है। ये स्ट्रिक्टली ना तो एनोमर्स है ना ही एपीमर्स। अब बात करते हैं पेयर बी की, जिसमें लिखा है डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज। अगर आप इन दोनों के बायोकेमिकल स्ट्रक्चर कंपेयर करें तो आप नोटिस करोगे कि दोनों एग्जैक्टली सेम है। बस कार्बन C4 पर OH ग्रुप की पोजीशन फ्लिप होती है, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली सिर्फ एक कार्बन पर डिफर करते हैं। ये C4 एपीमर्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं पेयर सी की, जिसमें लिखा है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ये सिंपली एक ही शुगर के दो साइक्लिक कॉन्फ़िगरेशन है जो सिर्फ और सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पर डिफर करते हैं, इसलिए ये एब्सोल्युटली परफेक्ट एनोमर है। अब बात करते हैं पेयर डी की, जो है डी राइबोज एंड डी रिब्यूलोज। पार्ट ए की तरह राइबोज एक अल्डोलेज है और रिब्यूलोज एक कीटोज है। ये फंक्शनल आइसोमर्स है, एपीमर्स बिल्कुल नहीं है। हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्टली एनोमर्स एंड एपीमर्स पेयर रिस्पेक्टिवली का कॉम्बिनेशन देना है। यही सीक्वेंस में पहले एनोमर्स आना चाहिए और उसके बाद एपीमर्स आना चाहिए। तो हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर सीक्वेंस बनता है सी एंड बी। इस लॉजिकल डिडक्शन से हम डिफाइनेट आंसर टिक करेंगे और वो ऑप्शन है ऑप्शन 3। इस बायोकेमिकल क्वेश्चन में एग्जामिनर ने एक बहुत ही क्लासिकल फिजियोलॉजिकल ट्रैप बिछाया है। सबसे पहली गलती स्टूडेंट ये करता है कि वो एपीमर्स और फंक्शनल आइसोमर के कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज कर देते हैं। पेयर ए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देखते ही कई एस्पिरेंट्स को लगता है कि ये क्लोज स्ट्रक्चर रिलेटिव है, तो ये एपीमर्स होंगे। दूसरा सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि आखिरी वर्ड रिस्पेक्टिवली। कई बार ब्राइट स्टूडेंट पेयर बी और सी की करेक्ट आइडेंटिफिकेशन तो कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम के इंटेंस प्रेशर में और टाइम का कंस्ट्रेंट में वो ऑर्डर चेक करना भूल जाते हैं। एग्जामिनर ने इंटेंशनली ऑप्शन में ए एंड सी, बी एंड डी जैसे जम्बल्ड कॉम्बिनेशंस रखे हैं ताकि आप सिली मिस्टेक कर दे। आपका कॉन्सेप्ट कितना भी स्ट्रोंग हो, अगर आपने ऑर्डर वेरीफाई नहीं किया है तो आपके माइनस मार्क हो जाएंगे। हमेशा फाइनल टिक करने से पहले सीक्वेंस को डबल चेक करने की आदत डालें। आइए अब स्मूथली अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली यूनिट 11 एवोल्यूशन और यूनिट 3 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक बहुत ही खूबसूरत इंटरेक्शन से है। यहाँ मॉलिक्यूलर लेवल पर एवोल्यूशन कैसे काम करता है ये टेस्ट किया गया है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। न्यू प्रोटीन कोडिंग जीन्स sometimes originate when exons from different ancestor genes are combined through recombination events प्रोड्यूसिंग अ नोवेल डोमेन आर्किटेक्चर। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग लीगो सेट्स है यानी एंसेस्टर जीन्स। हर लीगो पीस एक एक्सॉन है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन या प्रोटीन डोमेन को कोड करता है। इवोल्यूशन के दौरान जब नेचर इन अलग अलग लीगो सेट्स के पीसेस को आपस में मिक्स करते हैं, एक बिल्कुल नया यूनिक खिलौना लाइक न्यू जीन बना देती है। तो इस मॉलिक्यूलर इवेंट को हम क्या कहते हैं? चलिए डीएनए लेवल पर अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर या ट्रांसपोसोम्स की वजह से जब दो अलग जीन्स के एक्सोन आपस में जुड़कर एक नया फंक्शनल जीन बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को स्ट्रिक्टली जेनेटिक टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। चलिए ऑप्शन के साथ हम इसे डिकोड करते हैं। ऑप्शन टू अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां एक ही सिंगल प्री एमआरएनए से अलग अलग एक्सोन को सेलेक्ट करके मल्टीपल प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए ये आरएनए लेवल पर होता है और एक ही एग्जिस्टिंग जीन के अंदर होता है।
क्वेश्चन स्पेसिफिकली डीएनए लेवल पर एंसेस्टर जीन से नए जीन के बनने की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन कंप्लीटली गलत है। ऑप्शन 3, रेट्रोपोजिशन। इस प्रोसेस में एक मैच्योर एमआरएनए रिवर्स ट्रांसक्राइब होकर सीडीएनए बनाता है और जीनोम में रैंडम जगह इंसर्ट हो जाता है। इसमें जनरली इंट्रॉन्स नहीं होते हैं और ये दो अलग अलग जीन्स के एक्सोन को एक्टिवली कंबाइन करके नोवेल आर्किटेक्चर बनाने का प्राइमरी मैकेनिज्म नहीं है। ऑप्शन 4, ट्रांसपोसोम इंटरेक्शन। ट्रांसपोसोम्स या जंपिंग जीन जीनोम में इधर उधर मूव करते हैं और एग्जिस्टिंग जीन को डिस्टर्ब कर सकते हैं या उनका एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं। हालांकि वो रीअरेंजमेंट में हेल्प कर सकते हैं, बट एक्सक्लूसिवली एक्सोन एक्सोन के मिक्स एंड मैच को डिफाइन करने के लिए ये राइट टर्मिनोलॉजी नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन 1 पर, यानी एक्सोन शफलिंग। ये ऑप्शन डायरेक्टली और परफेक्टली हमें हमारे कोर कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है। शफलिंग का मतलब ही ये है मिक्स करना। जब रिकॉम्बिनेशन या ट्रांसपोसोम्स के थ्रू अलग अलग जीन्स के अंदर कोडिंग रीजन्स फिजिकली जुड़ कर एक नए सिंगल नया जीन बनाते हैं, तो इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म को यूनिफॉर्मली एक्सोन शफलिंग ही कहा जाता है। इस सॉलिड जेनेटिक डेफिनेशन के बेसिस पर हमारा यूनिवर्सली करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब ध्यान से सुनिए कि इस स्पेसिफिक लैंग्वेज में एग्जामिनर ने आपको कहाँ फंसाने की कोशिश की है। इस क्वेश्चन का सबसे खतरनाक ऑप्शन था ऑप्शन 2, यानी अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। एग्जामिनर बहुत अच्छे से जानता है कि यूनिट 3 पढ़ते वक्त एक्सॉन, कॉम्बाइन और डिफरेंट ट्रांसक्रिप्ट जैसे वर्ड्स हमारे दिमाग में डीपली फिट हो जाते हैं। जैसे ही एस्पिरेंट क्वेश्चन में वर्ड एक्सॉन देखते हैं, उनका रिफ्लेक्स एक्शन डायरेक्टली आरएनए प्रोसेसिंग और अल्टरनेट स्प्लाइसिंग की तरफ भागता है। ट्रैप यही है कि एग्जामिनर ने टाइम फ्रेम और मॉलिक्यूलर लेवल चेंज कर दिया है। अल्टरनेट स्प्लाइसिंग एक नॉर्मल डेली बेसिस पर होने वाला आरएनए लेवल मैकेनिज्म है, जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जबकि क्वेश्चन इवोल्यूशन की बात कर रहा है, यानी थाउजेंड्स ऑफ ईयर में डीएनए लेवल पर एंसेस्ट्रल जीन का मिलना। अगर आप ऑप्शन पढ़ने की जल्दी में और क्वेश्चन का एंसेस्ट्रल और न्यू जीन ओरिजिन वाला एस्पेक्ट मिस कर रहे हैं, तो 100% ऑप्शन 2 टिक करके माइनस मार्क्स ले आओगे। इसलिए हमेशा टर्म्स को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को सॉलिड करने के बाद अब स्मूथली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन की तरफ चलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं एक और हाईली स्कोरिंग क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन सीधे यूनिट 3 यानी फंडामेंटल प्रोसेस से लिया गया है। डीएनए रिपेयर और होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऐसे टॉपिक्स है जहां एंजाइम के स्पेसिफिक रोल पर हर साल डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है। विच which one of the enzymatic activities is not present in bacterial rec A? इस क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए आपको बैक्टीरिया स्पेसिफिकली इशेरिशा कोली के अंदर रेक ए प्रोटीन का मल्टी डायमेंशनल रोल समझना होगा। रेक ए एक मास्टर प्रोटीन है जो सेल के सर्वाइवल के लिए मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है। जब भी बैक्टीरियल डीएनए में डबल स्टैंडर्ड ब्रेक आता है, तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को इनिशिएट करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेक ए की होती है। इसके अलावा जब बैक्टीरिया स्ट्रेस में होता है, जैसे हैवी यूवी रेडिएशन, तो रेक ए एक इमरजेंसी अलार्म की तरह एक्ट करता है, जिसे हम एसओएस रिस्पॉन्स भी कहते हैं। हमें यहाँ ये आइडेंटिफाई करना है कि चारों में से कौन सा फंक्शन रेक ए परफॉर्म नहीं करता है। ध्यान देना, यहाँ नहीं पूछा है, नॉट लिखा है। आइए अब हर एक ऑप्शन को स्ट्रिक्टली मॉलिक्यूलर बेसिस पर इवेल्युएट करते हैं। ऑप्शन 1 है एटीपी हाइड्रोलिसिस एक्टिविटी। रेक ए डीएनए पर एक हेलिकल न्यूक्लियोप्रोटीन फिलामेंट बनाता है। इस फिलामेंट को बनाने और स्ट्रैंड एक्सचेंज की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। इसीलिए रेक ए एक डीएनए डिपेंडेंट एटीपीएस की तरह एक्ट करता है और एटीपी हाइड्रोलाइज करता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन 2, स्ट्रैंड एक्सचेंज एक्टिविटी। ये रेक ए का सबसे डिफाइनिंग और प्राइमरी फीचर है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को होमोलोगस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ पेयर करवाना और स्ट्रैंड को एक्सचेंज करवाना स्ट्रिक्टली रेक ए का ही फंक्शन है। ये एक्टिविटी भी परफेक्टली प्रेजेंट है। ऑप्शन 4, प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी।
जब बैक्टीरिया एक्सट्रीम डीएनए डैमेज फेस करता है तो रेक ए एक्टिवेट हो जाता है और एक को प्रोटीएज की तरह बिहेव करता है। ये सेल के अंदर लेक लेक्स ए रिप्रेसर प्रोटीन को क्लीव करने में हेल्प करता है, जिसे एसओएस रिस्पॉन्स के सारे सर्वाइवल जीन ऑन हो जाते हैं। तो ये रेक ए में प्रोटियोलाइटिक पेलिसिडेटिंग एक्टिविटी होती है। अब आते हैं ऑप्शन 3 पर, न्यूक्लियोलाइटिक एक्टिविटी। न्यूक्लियोलाइटिक का मतलब होता है डीएनए को कट करना या डिग्रेड करना। रेक ए डीएनए पर बाइंड जरूर करता है, स्ट्रैंड को एक्सचेंज भी करवाता है, लेकिन वो डीएनए को कभी कट नहीं करता। ईशेरिशा कोली में डीएनए को कट करने का काम रेक बी सी डी कॉम्प्लेक्स करता है। रेक ए का काम ये नहीं है, क्योंकि रेक ए में न्यूक्लियस फंक्शन नहीं होता। So the absolute correct answer is option 3. इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने एक बहुत ही ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल ट्रैप सेट किया है, वो है ऑप्शन 4, प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी। एग्जामिनर जानता है कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट रैंक ए को सिर्फ डीएनए रिकॉम्बिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। जैसे ही एस्पिरेंट ऑप्शन में प्रोटियोलाइटिक यानी प्रोटीन को कट करने वाला वर्ड देखते हैं, तो उसके दिमाग में तुरंत कहता है रैंक ए तो डीएनए से बाइंड करने वाला एंजाइम है, इसका प्रोटीन कटिंग से क्या लेना देना। और यही सोचकर वह जल्दी में ऑप्शन 4 को गलत मानकर टिक कर देता है। उन्हें एसओएस रिस्पॉन्स में रेक ए का एज अ को प्रोटीएस रोल याद ही नहीं आता। दूसरा माइनर ट्रैप है रिकॉम्बिनेशन वर्ड का जनरल इंटरप्रिटेशन। स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो डीएनए कट होगा ही, इसीलिए वो ऑप्शन 3 को ट्रू मान लेते हैं और भूल जाते हैं कि कट करने वाला एंजाइम रेक बी सी डी है, रेक ए नहीं। ऐसी फाइन लाइन डिटेल्स ही आपको नेगेटिव मार्किंग से बचाती है और एक टॉप रैंकर बनाती है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को सॉलिड करने के बाद और स्मूथली नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन यूनिट 7 यानी एनिमल फिजियोलॉजी से लिया गया है। स्पेसिफिकली रीनल फिजियोलॉजी और आयन ट्रांसपोर्ट एक ऐसा एरिया है जहां सीएसआर हमेशा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की एग्जैक्ट लोकेशन और फंक्शन पर डीप कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग करता है। क्वेश्चन क्लियरली पूछ रहा है which one of the following is not involved in the secretion of K plus from blood into the tubular fluid by the principal cell of distal tubules। इस बायोकेमिकल इवेंट को फिजियोलॉजिकली डिकोड करने के लिए आपको नेफ्रॉन की प्रिंसिपल सेल को विजुलाइज करना होगा। बॉडी में एक्स्ट्रा पोटेशियम यानी के प्लस आयन को यूरिन के थ्रू बाहर निकालने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल सेल्स की होती है। मैकेनिज्म कुछ इस तरह काम करता है। बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पर Na प्लस के प्लस एटीपीए पंप ब्लड से के प्लस को सेल के अंदर खींचता है। फिर एपिकल मेम्ब्रेन यानी कि ट्यूबुलर साइड पर मजदूर स्पेसिफिक चैनल सी इस के प्लस को ट्यूबुलर फ्लूइड में रिलीज कर देते हैं। हमें यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि दिए गए ट्रांसपोर्टर में से कौन सा ट्रांसपोर्टर एपिकल सिक्रीशन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। आइए इन चार ऑप्शंस को उनकी एग्जैक्ट फिजियोलॉजिकल लोकेशन और रोल के बेसिस पर एवेल्युएट करते हैं। ऑप्शन 1 है बिग के प्लस चैनल्स। ये चैनल्स प्रिंसिपल सेल्स की एपिकल मेम्ब्रेन पर बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। जब ट्यूबुलर फ्लूइड का फ्लो बहुत फास्ट होता है, तब ये बी के चैनल्स एक्टिवेट होकर रैपिडली पोटेशियम सीक्रेट करते हैं। ऑप्शन 2 रीनल आउटर मेडुलरी के प्लस चैनल। ये प्रिंसिपल सेल्स के प्राइमरी और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल है। बेस लाइन या नॉर्मल कंडीशन में मैक्सिमम पोटेशियम सिक्रेशन नहीं इन्हीं चैनल्स के थ्रू होता है। ऑप्शन 4 के प्लस सी प्लस को ट्रांसपोर्टर। ये ट्रांसपोर्टर भी एपिकल मेम्ब्रेन पर एफिशिएंटली फंक्शन करता है और पोटेशियम को क्लोराइड के साथ कपल करके ट्यूबुलर फ्लूइड में सिक्रेट करता है। अब बात करते हैं ऑप्शन 3 1 Na प्लस डैश 1 के प्लस डैश 2 Cl माइनस सिम्पोर्टर। ये रेनल फिजियोलॉजी का एक बहुत ही स्टार ट्रांसपोर्टर है, लेकिन इसका प्रिंसिपल सेल से कोई लेना देना नहीं है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन लूप ऑफ हेलने की थिक असेंडिंग लिम्ब में होती है और इससे भी बड़ी बात, इसका फंक्शन पोटेशियम को सिक्रीट
नहीं, बल्कि यूरिन से वापस ब्लड में रीएब्जॉर्ब करना है। स्ट्रिक्ट एनाटॉमिकल और फंक्शनल डिफरेंस के बेसिस पर NKCC2 सिक्रीशन प्रोसेस में डेफिनेटिवली इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 3। अब ध्यान से सुनिए कि एग्जाम प्रेशर में इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है। इस ट्रैप को हम द एक्रोनिलम इल्यूजन कहते हैं। एग्जामिनर जानता है कि स्टूडेंट ट्रांसपोर्टर के बड़े बड़े नाम रटे हैं। जब एक नॉर्मल एस्पिरेंट ऑप्शन 3 में K प्लस पढ़ता है तो उसका दिमाग तुरंत सिग्नल देता है कि इसमें पोटेशियम है, तो ये पोटेशियम ट्रांसपोर्ट करता होगा। वो जल्दी में डिफरेंस को ओवरटुक कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्टर का डायरेक्शन क्या है और लोकेशन क्या है। एग्जामिनर इसी बेसिक फिजियोलॉजिकल मैपिंग की वीकनेस को का फायदा उठाकर आपको कंफ्यूज करता है। एक टॉप रैंकर बनने के लिए आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टर का नाम नहीं, उसकी एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन और फंक्शनल डायरेक्शन दोनों याद होने चाहिए। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को थरली क्लियर करने के बाद अब स्मूथली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए आगे अपने अगले कॉन्सेप्चुअल सवाल पर आते हैं। ये क्वेश्चन यूनिट 2 यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है। सेल साइकिल और उसका रेगुलेशन ऐसी फंडामेंटल यूनिट है जहां मॉलिक्यूलर इवेंट की एग्जैक्ट टाइमलाइन पर हमेशा हाईली एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर लाइकली टू रिजल्ट इन डिलेड और डिफेक्टिव साइटोकाइन्स। इस मैकेनिज्म को डिकोड करने के लिए आपको एक सेल के डिवीजन का आखिरी फेज यानी साइटोकाइनेसिस विजुअलाइज करना होगा। साइटोकाइनेसिस में वो प्रोसेस है जहां सेल का साइटोप्लाज्म एक्चुअली डिवाइड होता है और दो नई डॉटर सेल बनती है। इस प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर होने के लिए दो सबसे बड़े फंक्शन जरूरी फंडामेंटल यूज होते हैं। पहला, एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बननी चाहिए जो सेल को बीच से पीछे पिंच करके डिवाइड करे। ये रिंग एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से बनती है जिसे सेल के अंदर रो ए नाम का मास्टर जीटीपीएस प्रोटीन रेगुलेट करता है। दूसरा और सबसे क्रूशियल रूल, सेल को मिटोसिस फेज से प्रॉपर एग्जिट लेनी होती है। मिटोसिस को ड्राइव करने वाला फैक्टर स्पेसिफिकली मिटोटिक साइक्लिन्स जैसे साइक्लिन बी का कंप्लीटली डिग्रेड या डिस्ट्रॉय होना स्ट्रिक्टली जरूरी है। अगर मिटोसिस का सिग्नल ऑन रहेगा तो सेल आगे बढ़कर साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं कर पाएगी। आइए अब इन चारों ऑप्शन को इस कोर रेगुलेटरी टाइमलाइन के बेसिस पर एवेल्युएट करते हैं। हमें वो इवेंट ढूंढना है जो प्रोसेस को रोकेगा, डिले करेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन 4 से, एक्टिवेशन ऑफ रो ए बाय रो जीईएफ। जैसा कि हमने कोर कॉन्सेप्ट में समझा, रो एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाने का मास्टर रेगुलेटर है। रो जीईएफ यानी ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंजर फैक्टर रो ए को एक्टिवेट करता है। ये एक नॉर्मल और नेसेसरी स्टेप है साइटोकिनेसिस को प्रमोट करने के लिए, डिफेक्ट लाने के लिए बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन 3 की, स्टिमुलेशन ऑफ रो ए बाय सेंट्रल स्पिंडलिन। सेंट्रल स्पिंडलिन एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो एनाफेज के बाद क्लीवेज पूर्व पर आता है और रो जीईएफ को रिक्रूट करके फाइनली रो ए को स्टिमुलेट करता है। ये भी सक्सेसफुल डिवीजन का एक ही इसेंशियल पॉजिटिव स्टेप है। अब बात करते हैं ऑप्शन 2 की, एक्टिवेशन ऑफ फॉर्मिन एंड मायोसिन 2। एक्टिव रो ए आगे चलकर फॉर्मिन जो एक्टिन फिलामेंट बनाते हैं और मायोसिन 2 जो उन्हें पुल करता है को एक्टिवेट करता है। यही वो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मोटर है जो सेल को डिवाइड करती है। तो ये भी एक एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड इवेंट है। ऑप्शन 1, स्टेबिलाईजेशन ऑफ मिटोटिक साइक्लिन। अगर मिटोटिक साइक्लिन जैसे साइक्लिन बी स्टेबिलाईज हो गए यानी उनका एनाफेज के दौरान डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ तो CDK1 एंजाइम लगातार एक्टिव रहेगा। सेल बायोकेमिकली मिटोसिस में स्टक हो जाएगी और कभी मिटोटिक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। जब मिटोटिक एग्जिस्ट ही नहीं हो पाएगा तो साइटोकिनेसिस सीवर सीवर तरीके से डिले या कंप्लीटली डिफेक्टिव हो जाएगी। इस क्लियर मॉलिक्यूलर सीक्वेंस के बेसिस पर द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन 1। अब ध्यान दीजिए कि एग्जाम हॉल के प्रेशर में यहाँ किस फिजियोलॉजिकल ट्रैप में एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा ट्रैप है द वर्ड स्टेबिलाईजेशन। आमतौर पर बायोलॉजी पढ़ते वक्त हमारे दिमाग में एक सबकॉन्शियस बायस होता है कि स्टेबिलाईजेशन यानी किसी चीज को स्टेबल करने का एक पॉजिटिव और बेनिफिशियल इवेंट होता है और डिग्रेडेशन या डिस्ट्रक्शन नेगेटिव होता है। एग्जामिनर इस ह्यूमन बायस को बहुत अच्छे से जानता है। जैसे ही स्टूडेंट डिफेक्टिव साइटोकिनेसिस पढ़ते हैं, वो ऑप्शन में किसी चीज को ब्लॉक होना या इनहिबिट होना ढूंढते हैं। वो स्टेबलाइजेशन को एक हेल्दी प्रोसेस मानकर ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर देते हैं और भूल जाते हैं कि सेल साइकिल आगे बढ़ाने के लिए पुराने साइकिल्स का कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होना ही सेल के लिए सबसे हेल्दी और जरूरी स्टेप होता है। हमेशा याद रखिए कि टर्मिनोलॉजी के लिटरेटल मीनिंग पर मत जाइए, उनके मॉलिक्यूलर कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज कीजिए। ओके, चलिए इस डीप रेगुलेशन को समझने के बाद स्मूथली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं एक और हाईली कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल प्रॉब्लम की तरफ। यह क्वेश्चन सीधे यूनिट 8 यानी इनहेरिटेंस बायोलॉजी से लिया गया है। बैक्टीरियल जेनेटिक्स, स्पेसिफिकली कॉन्जुगेशन और जीन मैपिंग एक ऐसे टॉपिक है जहां सीएसआईआर हमेशा प्योर एनालिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करता है। इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। हमारे पास एक क्रॉस है जो इशरिशा कोली स्ट्रेन के बीच एक डोनर है, जहां पर HRF ल्यूसीन प्लस आर्जिनिन प्लस मिथिनिन प्लस और एक रेसिपिएंट है F माइनस ल्यूसीन माइनस आर्जिनिन माइनस एंड मिथ्योनिन माइनस। रेसिपिएंट के पास स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस भी है ताकि बाद में हम डोनर सेल को किल कर सकें। यहाँ सबसे क्रूशियल हिंट छुपा है प्लांटिंग मीडियम में प्लेटिंग मीडियम में। इन्हें एक मिनिमल मीडियम पर ग्रो किया गया है जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, आर्जिनिन और मिथ्योनिन बाहर से ऐड किया गया है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस मीडियम में ल्यूशीन नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि इस मीडियम पर सिर्फ वही बैक्टीरिया जिंदा रहेंगे जिन्होंने HFR स्ट्रेन से ल्यूशीन प्लस जीन सक्सेसफुली रिसीव कर लिया है। यही वजह है कि आपके चारों ऑप्शन ल्यूशीन प्लस से ही स्टार्ट हो रहे हैं। अब आते हैं कोर कॉन्सेप्ट पर, जीन रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी। बैक्टीरिया में जब लीनर HFR डीएनए सर्कुलर FDNA के साथ रिकॉम्बाइन करता है तो हमेशा इवन नंबर ऑफ क्रॉसओवर्स जैसे 2, 4, 6, 8 होने चाहिए ताकि क्रोमोसोम सर्कुलर ही रहे। जितने ज्यादा क्रॉसओवर की जरूरत पड़ेगी, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी उतनी ही ड्रास्टिकली लो हो जाएगी। हमें क्वेश्चन में लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जीनोटाइप ढूंढना है। जीन ऑर्डर हमें दिया गया है ल्यूसीन, आर्जिनिन एंड मिथ्योनिन। आइए अब इस लॉजिक के बेसिस पर हर एक जीनोटाइप के को एवेल्युएट करते हैं। ऑप्शन 1 है ल्यूसीन प्लस आर्जिनिन प्लस एंड मेथियोनिन प्लस। यहाँ रेसिपिएंट ने तीनों कॉन्टिन्यूस जीन ऑर्डर से ले लिया है। इस सीक्वेंस को इंटीग्रेट करने के लिए सिंपली एक क्रॉसओवर ल्यूसीन से पहले और दूसरा मिथेनॉन की बात चाहिए। यह एक स्टैंडर्ड डबल क्रॉसओवर इवेंट है। अब बात करते हैं ऑप्शन 2 की, ल्यूसीन प्लस आर्जिनिन प्लस मिथ्योनिन माइनस। इसमें रेसिपिएंट से ल्यूसीन और आर्जिनिन तो ले लिया पर मिथ्योनिन नहीं लिया। इसके लिए एक क्रॉसओवर ल्यूसीन से पहले और दूसरा आर्जिनिन और मिथ्योनिन के ठीक बीच में चाहिए। ये भी एक सिंपल डबल क्रॉसओवर है। ऑप्शन 3, ल्यूसीन प्लस आर्जिनिन माइनस मिथ्योनिन माइनस। यहाँ सिर्फ ल्यूसीन प्लस इंटीग्रेट हुआ है। इसके लिए एक क्रॉसओवर ल्यूसीन से पहले और दूसरा तुरंत ल्यूसीन और आर्जिनिन के बीच में होगा। यह इवेंट थोड़ा रेयर हो सकता है रिलेटिव डिस्टेंस के हिसाब से, पर टेक्निकली ये भी सिर्फ एक डबल क्रॉसओवर ही है। अब बात करते हैं ऑप्शन 4, ल्यूसीन प्लस आर्जिनिन माइनस मिथ्योनिन प्लस। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से विजुलाइज कीजिए। जीन ऑर्डर ल्यूसीन आर्जिनिन मेथियोनिन है। इस जीनोटाइप का मतलब है कि रेसिपिएंट ने पहला जीन ल्यूसीन लिया, बीच वाला जीन छोड़ दिया
फिर आर्जिनिन माइनस ही रखा और तीसरा जिन मिथ्योनिन फिर से ले लिया। ऐसा होने के लिए डीएनए को टोटल 4 जगह से कट और रीजॉइन होना पड़ेगा। एक ल्यूसीन से पहले, एक ल्यूसीन के बाद, एक मिथ्योनिन से पहले और एक मिथ्योनिन के बाद। ये एक क्वाड्रो क्वाड्रुपल क्रॉसओवर यानी 4 क्रॉसओवर इवेंट है। जेनेटिक्स का यूनिवर्सल रूल यह है कि डबल क्रॉसओवर के कंपैरिजन में 4 क्रॉसओवर एक्सट्रीमली रेयर होता है, इसलिए इस स्पेसिफिक जीनोटाइप की आने की फ्रीक्वेंसी सबसे लोवेस्ट होगी। तो हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 4। आप ध्यान से समझिए, एग्जाम के प्रेशर में यहाँ सबसे बड़ा फिजियोलॉजिकल ट्रैप क्या होता है। इस ट्रैप को हम द मीडियम इल्यूजन कहते हैं। एग्जामिनर ने क्वेश्चन में जानबूझकर मीडियम की डिटेल्स स्ट्रेप्टोमाइसिन, आर्जिनिन एंड मिथ्योनिन थोड़ी कॉम्प्लेक्स भाषा में लिखी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस मीडियम कंपोजिशन को पढ़कर कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगर मीडियम में आर्जिनिन और मिथ्योनिन है तो शायद इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। वो मीडियम के लॉजिक को जेनेटिक्स के क्रॉसओवर लॉजिक के साथ मिक्स कर देते हैं। असलियत ये है कि मीडियम सिर्फ सिलेक्शन के लिए था, ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि कॉन्जुगेशन हुआ है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालने का रियल मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ जीन की फिजियोलॉजिकल मैपिंग और नंबर ऑफ क्रॉस ओवर पर डिपेंड करता है। अगर आपने रफ पेज पर वो लीनर सीक्वेंस लिख कर क्रॉस ओवर ड्रॉ नहीं किया तो प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को मिड में सॉल्व करना नेगेटिव मार्किंग को इनवाइट करना है। हमेशा ऐसा क्वेश्चन में पेन पेपर का यूज करें। चलिए, इस एनालिटिकल कॉन्सेप्ट को थरली डिकोड करने के बाद अब कामली अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने ही सेशन के आखिरी और एक बेहद शानदार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन यूनिट 13 मेथड इन बायोलॉजी और यूनिट 4 इम्यूनोलॉजी का एक परफेक्ट ब्लेंड है। जब आप एक्चुअली रिसर्च में लैब में जाएंगे तो वेस्टर्न ब्लोटिंग और एलाइजा आपके डेली रूटीन का हिस्सा होगा। सीएसआईआर एग्जैक्टली वही प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग यहाँ टेस्ट कर रहा है। इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एक रियल लाइफ सिनारियो जैसा है। हमारे पास एक ही प्रोटीन का के अगेंस्ट दो एंटीबॉडीज है, AB1 और AB2। कंडीशन 1 क्या है कि AB1 वेस्टर्न ब्लॉट में प्रोटीन डिटेक्ट कर लेती है पर एलाइजा में फेल हो जाती है। और कंडीशन 2 है, AB2 एलाइजा में प्रोटीन डिटेक्ट करती है पर वेस्टर्न ब्लॉट में कंप्लीटली फेल हो जाती है। इस पैराडॉक्स को डिकोड करने के लिए आपको इन दोनों टेक्निक्स का फंडामेंटल बायोकेमिकल डिफरेंस पता होना चाहिए। वेस्टर्न ब्लॉट में सैंपल रन करने के लिए पहले हम प्रोटीन को एसडीएस यानी सोडियम डोडिसाइल सल्फेट और हीट के साथ ट्रीट करते हैं। इससे प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो एक सीधी चेन में आ जाता है। ऐसे में जो एंटीबॉडी बाइंड हो करती है वो एक सीधी अमीनो एसिड सीक्वेंस को पहचानती है, जिसे हम लीनर एपिटोप कहते हैं। दूसरी तरफ एलाइजा में प्रोटीन को उनके नेचुरली 3D फोल्डेड स्टेट में वेल प्लेट पर कोट किया जाता है। यहाँ प्रोटीन अपने नेटिव स्ट्रक्चर में होता है, तो जो एंटीबॉडी यहाँ बाइंड करेगी वो प्रोटीन के 3D सरफेस को पहचानेगी जहाँ अलग अलग एमिनो एसिड फोल्ड होकर पास आ गए हैं। इसे हम डिसकंटिन्यूअस या कॉन्फर्मेशनल एपिटोप कहते हैं। तो समरी क्या निकली? AB1 वेस्टर्न ब्लॉट वाली इज इक्वल्स टू अनफोल्डेड लीनर एपिटोप को पहचानती है और AB2 एलाइजा वाली फोल्डेड और डिसकंटिन्यूअस एपिटोप को पहचानती है। अब ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन 1 कहता है कि AB1 स्पेसिफिकली एसडीएस बाउंड प्रोटीन को डिटेक्ट करता है। ये साइंटिफिकली अब्सर्ड है। एंटीबॉडी प्रोटीन के स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस को पहचानती है, उस डिटर्जेंट को नहीं जो प्रोटीन को खोलने के लिए यूज किया गया है। अब आते हैं ऑप्शन 2। ये कहता है AB1 सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकती और AB2 कर सकती है। वेस्टर्न ब्लॉट और एलाइजा इन विट्रो ऐसे है जहां हम सेल को पहले ही तोड़ चुके हैं। इंटेक्ट सेल मेम्ब्रेन के यहाँ कोई लॉजिक एग्जिस्ट ही नहीं करता मेम्ब्रेन का। अब बात करते हैं ऑप्शन 3 की। स्टेट करता है कि AB1 फोल्डेड एपिटोप्स को डिटेक्ट करता है और AB2 अनफोल्डेड को। ये हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का बिल्कुल उल्टा यानी रिवर्स स्टेटमेंट है, तो ये भी गलत है। अब है ऑप्शन 4। ये कहता है कि AB1 डिटेक्ट्स लीनर एपिटोप्स ऑन unfolded protein but AB2 detects discontinuous epitopes present on the folded protein।
ये स्टेटमेंट हमारे कोर बायोलॉजिकल लॉजिक से 100% परफेक्टली अलाइन करता है। इस क्लियर लॉजिकल डिडक्शन के बेसिस पर द डिफाइनाइट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। एग्जामिनर, अब ध्यान दीजिए कि हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ट्रैप कहाँ होता है। एग्जामिनर जानता है कि जब स्टूडेंट वेस्टर्न ब्लॉट पढ़ते हैं तो एसडीएस वर्ड उनके दिमाग में डीपली रजिस्टर हो जाता है। उन्हें लगता है कि वेस्टर्न ब्लॉट का मतलब है एसडीएस है। इसीलिए एग्जामिनर ने पहले ही ऑप्शन में एसडीएस वर्ड डाल दिया। प्रेशर में स्टूडेंट सोचते हैं, हाँ AB1 वेस्टर्न ब्लॉट में काम करता है तो शायद वो एसडीएस को ही डिटेक्ट कर रही होगी, और बिना सोचे समझे वो टिक कर देते हैं ऑप्शन 1 को। दूसरा ट्रैप था ऑप्शन 3 का रिवर्सल होना। अगर आपके कॉन्सेप्ट सरफेस लेवल पर है और आप एग्जाम हॉल में थोड़ा भी पैनिक कर गए तो फोल्डेड और अनफोल्डेड का सीक्वेंस आपस में मिक्स हो जाता है। एक सक्सेसफुल रिसर्चर वही बनता है जो टेक्निक्स के प्रोटोकॉल को रटने की जगह उनके पीछे के एक्चुअल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को समझे। तो फ्यूचर रिसर्चर, इसके साथ हमारे CSI नेट दिसंबर 2025 पार्ट बी PYQ सीरीज का ये दूसरा पार्ट भी सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। इन दोनों सेशन में हमने एक बात बहुत क्लियर कर ली, CSIR एग्जाम मेमोरी का टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट आपकी फिजियोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग का है। जब हम ऑप्शन का इस तरीके से पोस्टमार्टम करते हैं और एग्जामिनर के ट्रैप्स को पहचानते हैं, तब जाकर ऑल इंडिया रैंक सिक्योर होती है। एक सिंगल क्वेश्चन को एनालाइज करने में लगाया गया आपका एक्स्ट्रा टाइम एग्जाम हॉल में आपके मार्क्स को बचाएगा। अगर इस डीप एनालिटिकल अप्रोच ने एक्चुअली आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया है और आपको एग्जाम क्लियर करने का कॉन्फिडेंस दिया है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आज के सेशन में सबसे बड़ा मोमेंट आपके लिए कौन सा था। वो कौन सा ट्रैप था जिसने आप पहले फंस जाते थे लेकिन अब कभी नहीं फंसोगे। इस सीरीज के अगले पार्ट्स और जैरेड प्रैंक वेरीफाइड स्ट्रेटजीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने कॉन्सेप्ट पर भरोसा रखिए, अपने रिवीजन कंटिन्यूस रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स क्रैक दिस टुगेदर।